हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो इस पूरे चैप्टर की बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है। यानी पूरा जो चैप्टर है उसकी अंडरस्टैंडिंग आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगी। आज अपने पढ़ेंगे कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होती है और उसकी क्या नेचर होती है। और जो ये डेटा अपने जो पढ़ेंगे वो सब एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, यानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और इन्वेंशंस किए, उसके बारे में स्टडी की इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बारे में। और हमको इस तरह से ग्राफ जो भी मैंने यहाँ पे बना रखा है और ये जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट मेथड के कारण से बताई हैं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं सभी। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और आगे भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि हीट का चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर है, वहां पर भी ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपने देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है। जैसा कि नाम स्पष्ट कर रहा है, इंटरमोलिकुलर यानी किसी भी सॉलिड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे। कोई भी जो सॉलिड होता है हमारा, देखिए कोई भी जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ही मॉलिक्यूल जो है वो पास पास होते हैं। हो सकता है कोई एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो, लेकिन वो बहुत ही क्या होते हैं? पास पास होते हैं। क्रिस्टल के अंदर वो बहुत ही पास पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनकी बीच की डिस्टेंस होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power -10 मीटर। बहुत ही वो क्या है? पास पास होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी अपने देख सकते हैं इस चीज को अपने फैक्ट भी देख सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कुलर कोई डिस्क है, ठीक है। तो उस सर्कुलर डिस्क में अपने देखेंगे कि इसके अंदर मैं कोई भी चीज को ऐसे, मैं अपने हाथ को इस तरह से डाल नहीं सकता। इस तरह से मैं अपने हाथ को इसके अंदर एंटर नहीं करवा सकता अपनी फिंगर को, क्योंकि यहां पे जो एटम्स है ना इसके अंदर वो बहुत ही क्या है? पास पास है, उनके बीच में जगह ही नहीं है अंदर जाने की। ठीक है। लेकिन लिक्विड में हम लोग जानते हैं, कि लिक्विड के अंदर तो हम लोग एंटर कर सकते हैं ना, अपने हाथ भी अपना डाल सकते हैं, खुद भी उसके अंदर कोई पूल वगैरह होता है तो हम उसके अंदर जंप कर जाते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल साइड हो जाते हैं। ठीक है, हम उसकी जगह ले लेते हैं वहां पे। गैस के अंदर तो अपने मूव कर ही रहे हैं, ये मेरा हैंड है, मैं इसको अभी गैस के मॉलिक्यूल तो यहाँ पे है ही अपने रूम में, तो उसके अंदर मैं इजीली अपने हाथ को मूव कर रहा हूं। तो ये फर्क होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, कि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स, हो सकता है वो चीज मॉलिक्यूल्स की बनी हो, कोई अलॉय है जैसे मान लो वो मॉलिक्यूल का बना है, कोई मान लीजिए अपना एटम है वो किसका? एटॉमिक भी हो सकता है प्योर हो, जैसे कि कॉपर की कोई प्लेट है तो वो प्योर है, उसके अंदर एटम्स ही है पास में। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स भी हम कह सकते हैं। वो जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वो लगती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो सॉलिड के दो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है उनको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो शेयर हो जाता है अपना, या आयनिक कंपाउंड बनता है, इस वजह से मॉलिक्यूल बनता है। एटम, दो एटम मिले, तीन एटम मिले, उन्होंने मिलकर क्या बना लिया? मॉलिक्यूल बना लिया। जैसे H2O है, CO2 है, Fe3O4 है। ठीक है, तो इनके अंदर एटम्स मिले और उन्होंने मिलकर क्या बना लिया? मॉलिक्यूल अपना बना लिया। लेकिन एक जो मॉलिक्यूल बना वो भी दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर भी चार्ज तो है ना। अभी आप लोग ये बेसिक बात जानते होंगे सभी कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई चार्ज बॉडी है, वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, रिपल्सन की। और अगर एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज माइनस का है, यानी डिसिमिलर चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, तो यही फोर्स जो है वो किसकी हो जाती है? अट्रैक्शन की फोर्स हो जाती है। ये सभी आप लोगों बेसिक चीज है वो आप लोग जानते होंगे। एक तो मैग्नेट के पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैग्नेट के पोल्स सिमिलर नहीं है तो रिपेल करेंगे, अगर सिमिलर है तो वो रिपेल करेंगे, और अगर वो
सिमिलर नहीं है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर दोनों चार्ज जो है, दो चार्ज अपने पास में है, मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर सिमिलर चार्ज है तो वो चार्ज सिमिलर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होते हैं तो वो रिपेल करेंगे। और अगर चार्ज हमारा अपोजिट है, यानी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है, एटम्स है, और उन एटम्स के पास भी क्या है, चार्ज अपना है। उन एटम्स के पास भी क्या है, चार्ज तो है ना। तो इसलिए उस चार्ज की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। उस फोर्स को कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सा चार्ज होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वो आयनाइज नहीं है तो उसके ऊपर टोटल चार्ज होता है न्यूट्रल। हम लोग जानते हैं सभी बेसिक चीजें ये कि किसी भी एटम के आसपास न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह से दूसरा भी एटम होगा, मान लो एटम की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसके आसपास भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब ये दोनों एटम पास में आएंगे, जब ये दोनों एटम पास में आएंगे तो इनके बीच क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि ये बहुत पास पास होते हैं, दो मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, तो इसलिए वो अपने चार्ज की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। क्योंकि सॉलिड में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसीलिए सॉलिड की एक शेप बनी रहती है, मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर इकट्ठे रहते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि अपने आप ये इसको मैं छोड़ूंगा तो ये तुरंत ही सारे मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जैसे लिक्विड है अपने पास, तो लिक्विड में अपने क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे तो उसके सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, अलग अलग फ्लो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो मेन बात यह है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। और ये किस नेचर की होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है और मैग्नेटिक फोर्स भी होती है, जो डिटेल में आपके 12th में आएगा। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है उसकी टाइप क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वो होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगी, देखिए फिर से मैं आपको थोड़ी सी टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दूं कि ये जो कल हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास कोई भी सॉलिड चीज है और अपने उस सॉलिड चीज को अगर डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो एक बार तो वो क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में वो अपनी ओल्ड शेप को क्या करेगी, रीगेन कर लेगी। जैसे कि ये मेरे पास कोई छोटी सी अपने पास में एक रॉड टाइप मान लीजिए प्लास्टिक की, मैं इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो ये डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन वापस ये क्या करेगी, अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन कर लेगी। तो इसका रीजन भी आज की अपनी इस क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आप समझे क्या होती है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगी। जो दो मॉलिक्यूल किसको बना रहे हैं, उस सॉलिड के क्रिस्टल को बना रहे हैं, उनके बीच में ये फोर्स लगेगी। और ये फोर्स जो है वो किस नेचर की होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फोर्स भी होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी क्या होगी, नेचर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की ये फोर्स होगी। इसके बारे में आप डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, 12th के अंदर आएगा, तो एक बार सिर्फ ये लर्न करने के लिए। अब ये फोर्स होगी कैसी, देखिए ये मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ, एक मैंने डायग्राम यहां पे बनाया हुआ है। ये दो अपने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल अपना ये है। ठीक है, अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, अगर ये मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, अगर ये मॉलिक्यूल क्या है, दूर जाएंगे, तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल दूर नहीं जाने देंगे। इसीलिए जैसे अपने एक स्प्रिंग होता है, उसके अंदर अपने खींचते हैं ना उसको, तो वापिस क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई स्प्रिंग है अपने पास में, उसको अपने दोनों तरफ से ऐसे खींचेंगे तो अपने हैंड के ऊपर क्या लगाएगा, ऐसे अगर खींचेंगे तो अपने हैंड के ऊपर वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। इधर से भी अपने हैंड को खींचेगा और इधर से भी अपने हैंड को खींचेगा। इसलिए अपने दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होती है
उस फोर्स को हम कैसा मान सकते हैं कि भी वो इस तरह से है जैसे स्प्रिंग लगा होता है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, और जब उसको खींचते हैं तो वापिस से मॉलिक्यूल्स को उसी जगह पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको वापिस से उसी जगह पर लाने की कोशिश करता है। इसीलिए ही जब मैं किसी भी सॉलिड चीज को डिफॉर्म करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने अभी डिफॉर्म करने की कोशिश की, तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स तो अभी भी लग रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया ऐसे करने से। क्या चेंज आया? क्योंकि इस जगह पे मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर जाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो दूर जाना चाहते हैं, लेकिन अब उसमें क्या है, एक फोर्स लग रही है इंटरमोलिकुलर। लग तो पहले भी रही थी क्योंकि इसीलिए वजह से इसकी शेप थी, लेकिन अब उस फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जितनी फोर्स अपने लगा रहे हैं उस कारण से मॉलिक्यूल और ज्यादा फोर्स अट्रैक्टिव लगाता है उस दूसरे मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए। इसीलिए जब अपने इसको छोड़ते हैं तो ये वापिस से अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। फिर से सुनिए, जब मैं इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होने की वजह से अब मॉलिक्यूल वापस अपनी स्टेट में आना चाहता है, पर आता नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक फोर्स इस पे अप्लाई की हुई है। जैसे ही मैं फोर्स को छोड़ूंगा तो ये वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करती है, दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर होने से रोकती है। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे सर इसको अपने और जोर से करेंगे तो टूट जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस अपने और फोर्स लगा के बहुत ज्यादा कर दी तो धीरे धीरे अपने इसको और बेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, परमानेंटली क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि जब उनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फिर फोर्स कैसे लगेगी, क्योंकि सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की एक फिक्स लिमिट है, उससे अगर वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, अब अपने तो कह रहे हैं कि वो रेंज मान लो 10⁻⁻10 मीटर है। अब हमने मॉलिक्यूल को ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के दूर कर दिया 1 mm, हमने मॉलिक्यूल्स को 1 mm दूर कर दिया, तो उस केस में वापस वो फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम डिस्टेंस तक जो है वो लगती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर अपने इसको डिफॉर्म करेंगे तो वापस से इंटरमोलिकुलर फोर्स इसको स्ट्रेट कर देगी, उसी पोजीशन में ले आएगी, और ऐसा हर मटेरियल में होता है। अगर इसको मैं ऐसे भी खींचने की कोशिश करूंगा तो अब भी इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रही है, अब भी लग रही है, इसीलिए ये टूट के इधर नहीं आ रहा। तो चाहे अपने इसको ऐसे बेंड करें चाहे इसको ऐसे बेंड करें, क्योंकि इसकी शेप जो है वो रिगेन हो रही है इस टाइम, तो बल्कि अपने शेप को बिगाड़ ही नहीं पा रही उसकी। इवन अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो शेप नहीं इसकी बिगड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे लगाने पे इंटरमोलिकुलर फोर्स और भी स्ट्रॉन्ग है। समझे मेरी बात? तो इस तरह से ये अपना फैक्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स का। तो अगर अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स की नेचर की बात करें, अगर अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स की नेचर की बात करें तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है उसकी नेचर दोनों ही टाइप की होती है। दोनों टाइप का होने का मतलब यानी वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। आपके पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को जब आप देखेंगे तो उसके साथ अगर अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि उस स्प्रिंग को चाहे तो आप खींचें और चाहे आप उसको पुश करें, दोनों केसेस में वो जैसी फोर्स आप लगा रहे हैं वो उसको अपोज ही करेगा। जैसे ये छोटा सा स्प्रिंग मैंने पेन का लिया, अब इसको चाहे तो मैं ऐसे खींचूं तो भी ये वापस क्या करेगा, उसी जगह पे आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको खींचा, ज्यादा खींचूंगा तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हुआ, उसी जगह पे आ गया। एक पेन का स्प्रिंग है, और अगर मैंने इसको पुश किया तो इसकी फोर्स कैसी हो गई, स्प्रिंग की रिपल्सिव हो गई। अब ये वापस से मेरे इस हैंड को रिपेल कर रहा है। देखिए थंब से मैं इसको पुश कर रहा हूं तब तो ये क्या कर रहा है, अगर मेरे इसको मैं पुश कर रहा हूं यानी इसकी जो टर्न्स हैं उनकी डिस्टेंस को कम कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये रिपेल कर रहा है। और अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है,
ऐसा ही कुछ इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में, सॉरी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बारे में होता है। कैसे होता है देखिए, जो ये ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया है, यानी साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक फाइनल ग्राफ दिया है अलग अलग क्रिस्टल के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर ये ग्राफ अपने को दिया। ये ग्राफ अपने को याद रखना है, बुक में हालांकि ये नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए। तो क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यहां पे ये दिखा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या दिखाया, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को अपनों ने बताया भी कितनी है। ठीक है, यहां पे हमने क्या दिखाया, एक्स एक्सिस पे इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। सबसे पहले अपने को कोई भी जो ग्राफ होता है उसके अंदर ये देखना होता है, जब अपने उसको रीड करते हैं, कि उसके एक्सिस किसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पे ये जो है किसको डिफाइन कर रहा है, एक्स एक्सिस इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। और हमारा ये जो एक्सिस है ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब इस तरफ फोर्स पॉजिटिव है और इस ओरिजिन के नीचे जो है फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा ध्यान रखना 11th-12th में, फोर्स के आगे अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है, और अगर फोर्स के आगे कोई साइन नहीं है तो वो यानी पॉजिटिव है, तो वो फोर्स रिपल्सिव नेचर की हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है जो हमने बनाया डायग्राम, उसके अंदर पहले आप ये व्हाइट वाला पोर्शन देखो कि अगर डिस्टेंस एक मिनिमम लिमिट से ज्यादा है, ये डिस्टेंस यहां पे शो होगी, तो इधर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे अपने बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे अपनी जो फोर्स है वो कैसी नेचर की रहती है, अट्रैक्टिव नेचर की रहती है, और उसकी वैल्यू भी एक फिक्स वैल्यू के लिए मैक्सिमम होती है। देखो इस पॉइंट के लिए रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिजायर्ड लिमिट की फोर्स रहेगी तो वो अट्रैक्टिव नेचर की रहेगी। डिजायर्ड नेचर अगर अपने लिमिट की डिस्टेंस जो रहेगी उनके बीच में अगर मॉलिक्यूल्स के, तो वो जो फोर्स रहेगी वो कैसी नेचर की रहेगी, अट्रैक्टिव नेचर की रहेगी। देखिए क्योंकि सारा ग्राफ किस में चल रहा है, नेगेटिव में, यानी फोर्स कैसी दिखा रहा है इसके अंदर, ये अट्रैक्टिव। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम हुई, देखो माइनस में मैक्सिमम वैल्यू, और फिर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, और ज्यादा जब अपने फोर्स को मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जब हम इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो फोर्स अपनी कम होती चली जाती है। ये बात इसमें दिखाई गई है, ये जो पोर्शन है, यानी इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है कि एक ज्यादा नजदीक होंगे मॉलिक्यूल तो भी फोर्स कम लगेगी, ज्यादा दूर होंगे तो भी क्या लगेगी, कम लगेगी। एक फिक्स डिस्टेंस पे ही फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और नेचर कौन सा है इसका, अट्रैक्टिव। यानी 90% केस में अपने कह सकते हैं कि ये कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पास आ जाए, अगर मॉलिक्यूल ज्यादा पास आ जाए तो उस केस में ये फोर्स जो है रिपल्सिव हो जाती है। देखिए यहां पे आर की वैल्यू कम हो रही है, इस पोर्शन में बहुत कम है आर की वैल्यू, यहां पे आर बढ़ रहा था, इस तरफ इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रही थी, यहां पे डिस्टेंस कम हो रही है। तो जितनी डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होगी तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। ये देखो ये कौन सा कर्व दिया गया है, पॉजिटिव एक्सिस में दिया गया, रिपल्सिव होती चली जाएगी फोर्स। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस कम होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। और एक फिक्स डिस्टेंस पे फोर्स जो है वो क्या रहेगी, एक फिक्स डिस्टेंस पे जो फोर्स है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का नेचर है। तो मेनली ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है, लेकिन रिपल्सिव भी हो जाती है। रिपल्सिव कब होती है, जब हमने एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कम कर दिया। तो जैसे कि आप सभी देखते हैं कि हमारे घरों में जो फोम की कोई चीज बनी हुई है, अगर फोम की जैसे कुशन वगैरह होते हैं, गद्दे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर अपने उसको पुश करेंगे तो पुश करने से क्या होगा, वो वापस से रिगेन होने की कोशिश करेगा।
वापिस से अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। यानी जैसे ही हम उससे उठेंगे क्वेश्चन से या फॉर्म वाली कोई चीज़ से, तो उसके बाद में वो वापिस से क्या होगा, अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब अपने उसके ऊपर बैठे तो वो पुश हो गया, मॉलिक्यूल्स के आगे पास पास आ गए, और जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो फोर्स कैसी थी, रिपल्सिव थी। रिपल्सिव फोर्स के कारण से मॉलिक्यूल वापस अपनी पुरानी जगह पे आ गए। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, और ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। भी नजदीक लाओगे तो रिपल्सिव, दूर लेके जाओगे तो फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।